जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि जो हमारा आज का टॉपिक है ये आवास है। ये आवास ये एमपी टेट वर्ग 3 में पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले आवास पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर हम इस टॉपिक को डिकोड करते हैं। तो आवास में सबसे पहले पूछ सकता है कि आवास किसका आवास? तो किसका आवास में आ जाएगा कि भाई ये जीवों का आवास। अब जीवों में कौन का जैसे मान लीजिए कि पादप आ गए, तो अब मालूम है आपको पादपों का आवास मुख्यतः वनों में या वनों जैसे झाड़ियों और टहगा ऐसे वाले एरिया में पाया जाता है। उसके बाद है आपका जंतु आवास, तो जंतु में आपका जीव-जंतु हो गए और मानव भी आ जाते हैं। तो मानव में मुख्यतः जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो है जनजातियों के बारे में पूछ सकता है। जनजातियों में पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई विशेष प्रकार की जनजाति जैसे एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, इग्नू जनजाति कहाँ पाई जाती है या उनका जो आवास है मतलब घर है उसकी क्या विशेषता है या फिर ये अलग तरह से किसी भौगोलिक क्षेत्र के आवास की विशेषता है। जैसे पूछ लेगा नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार के आवास पाए जाते हैं या पहाड़ों में किस प्रकार के आवास पाए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आवास क्या है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें तो आवास एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वे मतलब जीव रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और प्रजनन करते हैं। अब आवास प्रजनन करते मतलब अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं। आवास जो है वो जीवों के जीवन शैली और आवश्यकताओं पर आधारित होता है। मतलब कि जीवन शैली जीवन जीने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर अगर वृक्ष पे रहता है तो भूमि में रहने वाले जानवरों से अलग होगा, जल में रहने वाले जानवरों से अलग होगा, जीवों से अलग होगा। तो ये इस तरह की उनमें डिफरेंशिएशन और विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती है। अब अगर आगे देखें तो अगला आता है आवास के प्रकार, आवास के लाभ। तो आवास के लाभ में सबसे पहले आ गया सुरक्षा। तो आप जैसे डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो घर है ये बाढ़ के पानी में डूबा हुआ, तो ये आपको प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। उस उसके बाद आ गया आपका स्वास्थ्य। तो आवास ये स्वच्छता और आराम का एक स्थान होता है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। उसके बाद है सुविधा, तो आपको भोजन और अन्य वस्तुओं की सुविधा यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद है गोपनीयता, तो आपको व्यक्तिगत और पारिवारिक गोपनीयता आवास में आपको मिलती है। अगर आगे देखें तो जो अगर आगे की बात करें तो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा आवास से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकता है जहाँ से, वो है आवास के प्रकार। तो आवास के प्रकार तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसे स्थलीय आवास वे आवास जो केवल भूमि में पाए जाते हैं। जलीय आवास वे आवास जो जल में पाया जाता है। अब स्थलीय आवास भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला तो हो गया जैसे वन हो गया, फिर हो गया घास का मैदान, उसके बाद हो गया आपका मरुस्थल और हो गया टुंड्रा। ये 4 प्रकार होते हैं स्थलीय आवास के। उसके बाद जलीय आवास, जलीय आवास में जैसे स्वच्छ जल का आवास, जैसे कई मछलियाँ, शैवाल होती है जो सिर्फ स्वच्छ जल में पाई जाती है। कई सारे प्रकार के जीव होते हैं जो आपके सागरीय आवास, सागरीय जल में, खारे जल में पाए जाते हैं। और एक होता है संक्रमणीय आवास। तो संक्रमणीय आवास जो वो होता है जहाँ ऐसे जीव जो स्वच्छ और आपके ये सागरीय जल दोनों मतलब स्वच्छ जल और खारे जल दोनों में रह सकते हैं, उनको हम लोग अ, संक्रमणीय आवास की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब आगे अगर देखें तो जैसे हमारा जो स्थलीय आवास का सबसे पहला जो प्रकार है वो है वन। तो वन, अगर आप वन की बात करें तो वनस्पति और जलवायु पारिस्थितिकी के आधार पर वन को 4 भागों में बाँटा गया। अब आपको मालूम है वन क्या है? वन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? तो अब ये अकेले वृक्ष तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो जो वन कई सारे वृक्ष मिल कर के एक इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर देते हैं। तो अगर आप इसको वन बोले या आप इसको वृक्ष पारितंत्र भी बोले तो गलत नहीं होगा। अब 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं मुख्यतः, जैसे विश्वती वन, मानसूनी वन, रूम सागरी वन और टैगा या कोणधारी वन। अब हम आगे इसका एक-एक करके डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो पहला आ गया विश्वती वन। तो विश्वती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। तो अगर आप ये देखिए, ये हो गया आपका जैसे कि विषुवत रेखा। तो ये हो गया आपका लगभग 10 डिग्री, ये हो गया आपका लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे आ जाएगा आपका लगभग 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, यहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब अगर इसकी विशेषता बात करें तो यहाँ पे वर्ष भर उच्च वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। यहाँ सदाबहार वन पाए जाएँगे, मतलब कि साल भर ये हरे-भरे रहते हैं और घने वन है, ठीक है? अगर हम विस्तार की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि ये आपका हो गया अमेज़न बेसिन,
ठीक है? अब अमेज़न बेसिन अब क्या है ना कि जो विश्ववतीय वन है वहाँ पे अपने-अपने क्षेत्रीय नाम है। जैसे अमेज़न बेसिन में जो वन पाए जाते हैं उसको सेलवास बोलते हैं। तो सीधे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सेलवास वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको अमेज़न बेसिन लिखना होगा या फिर ये अगर देश पूछेगा तो आप ब्राज़ील लिख सकते हैं। उसके बाद है ये कांगो नदी, यहाँ पे ये अमेज़न नदी है इसलिए इसका नाम पूरा अमेज़न बेसिन पड़ा। यहाँ पे कांगो नदी बहती है अफ्रीका के मध्य में तो इसका इसका नाम कांगो बेसिन हुआ। उसके बाद है इंडो इंडो मलेशियन क्षेत्र में ये इंडोनेशिया और मलेशिया वाला कुछ क्षेत्र आ जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो ये आपको ये पश्चिमी घाट में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट में मानसून आती है, टकराते हैं तो पर्याप्त वर्षा होती है तो आपको यहाँ पे विश्ववतीय वन मिल सकते हो। उसके बाद असम वाले कुछ क्षेत्र में भी आपको मिलता है। अब विश्ववतीय वन में कौन-कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो देश में आपको महोगनी, रोज़वुड, आबुनस और सिंकोना इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि महोगनी, रोज़वुड प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाएँगी? और ऑप्शन दे देगा जैसे विश्ववतीय वन में पाई जाती हैं या फिर टुंड्रा वन में पाई जाती है, टैगा वन में जब पाई जाती है तो आपको विश्ववतीय वन लगाना होगा। आगे अगर बात करें तो अगली है मानसूनी वन। तो आपको मालूम है भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये कैसे वन होते हैं? ये जो है ये पर्णपाती वन होते हैं मतलब कि शरद काल के अंत तक ये वन अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है? उसके बाद अगर यहाँ पे आप वर्षा की बात करेंगे तो लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर आप विस्तार की बात करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रीय भारत वाला एरिया हो गया, ये आपका इंडो चाइना वाला क्षेत्र हो गया, ये हो गया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया, ये आपको दक्षिणी ब्राज़ील और ये अर्जेंटीना वाला क्षेत्र हो गया, ये आपको मध्य अफ्रीका वाला एरिया, ये आपको पूर्वी अफ्रीका वाले एरिया में आपको ये अनसुनी वन देखने को मिल सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे देश के नाम भी लिखे हैं जैसे बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिणी चीन और उत्तर-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील। अब इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, बाँस, शीशम, महुआ, आम इस प्रकार के पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रकार जो है वो है रूमसागरीय प्रकार। तो रूमसागरीय वन वे वन होते हैं जो कि सागर से सागरीय तट के पास होते हैं। तो ये आपको दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाएँगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इनको पर्याप्त मात्रा में वर्षा मिल जाती है। अगर ये इनमें ये 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका विषुवत रेखा हो गया और ये आपका मान लीजिए कि 30 डिग्री यहाँ पे आपको 30 डिग्री हो गया तो ये 45 डिग्री यहाँ पे आपको ये वन पाए जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपको ये वन पाए जाएँगे। तो इसमें कौन-कौन की वनस्पतियाँ आती है जैसे ओक आ गया, चेस्टनट हो गया, मैपल, चीड़ हो गया। अब क्या है ये जो रूम सागरी वन है ये मतलब बड़े वन नहीं होते, इनका आकार छोटा होता है, लगभग ये झाड़ियों जैसे होते हैं। तो इनके अपने क्षेत्रों में कई अपने स्थानीय नाम भी हैं। जैसे जैसे यूरोप में इसको मैक्यूस बोलते हैं, कैलिफोर्निया में इसको चैपरल बोल सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि चैपरल कहाँ पाए जाते हैं? चैपरल प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपको कैलिफोर्निया लगाना पड़ेगा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उसको फाइन बोस कहते हैं। चिली में जो पाए जाते हैं उसको मेट्टो रेल कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं उसको मैली कहते हैं। आगे जो है हमारा टैगा वन पाया जाता है। तो देखिए टैगा वन जो है ये आपको समशीतोष्ण क्षेत्र मतलब कि 50 से 70 डिग्री सेल्स मतलब 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्योंकि दक्षिणी अक्षांश में 50 से 70 के बीच में आपको महासागर दिखाई देंगे, तो ये यहाँ नहीं मिलते। ये सिर्फ़ उत्तरी अक्षांशों में आपको मिलते हैं, वो भी 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अगर इसका हम विस्तार की बात करें तो आप ये कनाडा तो आप ये देखिए, ये आप कनाडा देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नॉर्वे मिलेगा, स्वीडन मिलेगा, ये फ़िनलैंड मिलेगा, ये पूरा आपका साइबेरिया वाला एरिया हो गया। यहाँ पे आपको लिथुआनिया मिलेगा, लाटविया मिलेगा, तो ये आपका सब नाम देशों के नाम लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे वनस्पति की बात करें या तो यहाँ पे आपको स्प्रूस प्रकार की वनस्पति या पाइन पाए जाते हैं, चीड़, देवदार और फर फर प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो निकल के आता है वो है यहाँ की मिट्टी। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो इसको स्पेट्रोसोल या पॉटजॉल कहा जाता है। ये विशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं जो सिर्फ़ टैगा वनों में पाई जाती हैं। अब जैसे हमने हमने स्थलीय आवास में 4 प्रकार पढ़ा था जैसे वन और घास का मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा। तो वन वाला एक टॉपिक जो हमारा समाप्त हो गया। अब जो दूसरा स्थलीय आवास आता है वो आता है आपका घास का मैदान। तो घास का मैदान कहाँ पाए जाएँगे? ऐसे क्षेत्रों में पाए जाएँगे जहाँ वर्षा आपकी 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। अब जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच-बीच में कई बड़े-बड़े वृक्ष हो जाते हैं और ये पूरा आपका घास का मैदान है।
तो ये 2 प्रकार के जैसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तब अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान होता है, ये आपको जो येलो येलो एरिया में दिख रहा है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और जो ग्रीन वाले एरिया में दिख रहा है, ये आपको शीतकटिबंधीय घास का मैदान है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। इसमें कौन-कौन से आते हैं? यहाँ से आपके एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पूछ लेगा कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है या लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये सवाना घास के मैदान आपको ये देखिए ये ब्राज़ील है, यहाँ पे आपको सवाना घास का मैदान, ये आपको अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। ये आपको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपको सवाना घास का मैदान पाया जाता है और जो ये ब्राज़ील में जो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको ज़्यादातर कैंपोस नाम से पुकारा जाता है। उसके अलावा लानोस, लानोस आपको ये कोलंबिया में पाया जाएगा, ये आपको लानोस पाया जाता है। उसके बाद पार्कलैंड आपके अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम शीत कटिबंध घास के मैदान की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य भाग में, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य भाग में और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। जैसे इसमें भी पेरी, तो ये आपका हो गया पेरी, आप देख रहे हैं ये शीत कटिबंधी घास का मैदान है आपको उत्तरी अमेरिका में। फिर स्टेपी, स्टेपी आपको यूरोप में मिलता है। उसके बाद आपका पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना में आपको ये पैम्पास मिल गया। उसके बाद है वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो डाउन्स है वो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। उसके ये पुसडास है ये आपको हंगरी में मिल जाता है। उसके बाद आगे है हमारा स्थलीय आवास में मरुस्थल। तो मरुस्थल आपको 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे पाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक गर्म मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल। तो आप अगर आप देखें तो यहाँ पे जो येलो-येलो है वो आपका गर्म मरुस्थल वाला एरिया हो गया और जो आपका ब्लू करके दिया है ये आपका शीत मरुस्थल हो गया। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये आपका अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में आपको सहारा मरुस्थल पाया जाएगा जो कि ये अरब प्रायद्वीप में भी और इसी का हिस्सा जो है ये थार मरुस्थल है। उसके बाद आप अगर ये नामीबिया का मरुस्थल भी गर्म है। उसके बाद है कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल जैसे ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन आपको इत्यादि आपको गर्म मरुस्थल। उसके बाद अगर आप शीत मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपको ग्रेट बेसिन दिख रहा है उत्तरी अमेरिका का। उसके बाद है सिचुरा, अटाकामा और पेंटागोनिया का मरुस्थल शीत मरुस्थल। उसके बाद अगर आप चाइना में जाएँगे तो उत्तरी चाइना में गोबी मरुस्थल, ईरानियन मरुस्थल, टकला-माकानी ये आपके शीत मरुस्थल वाले हैं। उसके अगर आप यहाँ देखें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपको विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका थार मरुस्थल है। अब अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा टुंड्रा। तो टुंड्रा जो है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों मतलब कि टैगा के उत्तर में पाया जाता है। तो टैगा से भी उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। अब ये आपसे सीधे पूछ देगा तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ सूर्य तप का अभाव होता है और ये परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट मतलब ऐसा क्षेत्र जो परमानेंटली बर्फ से ढका होता है। तो यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट होता है और यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं इनका जीवन काल बहुत कम होता है, लगभग 1 महीने तक का ही होता है। तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनको क्रायोफाइट नाम से, क्रायो मतलब होता है ठंडा, फाइट मतलब वनस्पतियाँ, तो मतलब ठंडी क्षेत्र में पाई जाती है इसीलिए इनको क्रायोफाइट। अब ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है आर्कटिक टुंड्रा, एक होता है अल्पाइन टुंड्रा। तो अब जैसे अगर हम आर्कटिक टुंड्रा की बात करेंगे तो आपका ये आपको मालूम है कि आपका विषुवत रेखा है और यहाँ से आपका कर्क रेखा जाता है और ये आपका आर्कटिक वृत्त है। तो जो आर्कटिक वृत्त के ऊपर पाए जाते हैं ये आर्कटिक। अगर इसके क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपको आपको मिलेगा कनाडा में, ये आपको ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्रों में मिलेगा, ये आपको आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये आपको साइबेरिया वाले क्षेत्र में मिलेगा मिलेगा। उसके बाद दूसरा होता है आपका एल्पाइन टुंड्रा। एल्पाइन टुंड्रा वो टुंड्रा होता है जो कि पर्वतों में पाया जाता है। ये भी पर्वतों में इसकी एक आइस लाइन होती है जो कि लगभग 3600 मीटर के ऊपर होती है। तो वो एरिया भी परमाफ्रॉस्ट होता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो चलिए इसी के साथ ही आज हम अपना यहाँ तक टॉपिक अंत करते हैं। आगे के जलीय आवास को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।